पुंछ शहर के मजाफात गुंडी में पुंछ मंडी रोड के किनारे एक पुलिस एसपीओ की लाश मिली है। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक रात देर गए मोटरसाइकिल पर सवार एसपीओ हादसे का शिकार हुआ। सुबह कुछ लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। मुतवफ़ी की शनाख्त खालिद हुसैन वल्द अब्दुल करीम साकिना बलनोई मेंढर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और एसआईए ने जम्मू के सुंजवान के इलाके पीरबाग में एक दहशतगर्द तंजीम की ओजीडब्ल्यू की रिहायशगाह पर छापेमारी की। एसआईए ने मोहम्मद इकबाल नामी शख्स की रिहायशगाह पर छापा मारा, जो जिला रियासी के बहुरा इलाके का रहियाशी है और जम्मू के इलाके सुंजवान में एक मकान का मालिक है। एसआईए ने जम्मू में इसकी रिहायशगाह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त की हैं। इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। हम जम्मू के सुंजवा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये वही मकान है जो बताया जाता है मोहम्मद इकबाल एक शख्स का है और जिसके मकान में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एसआईए की तरफ से रेड किया गया है। और ये रेड इस सिलसिले में किया गया है कि ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद इकबाल पहले कुछ आतंकवादी जो संगठन है उनके लिए ओजीडब्ल्यू का काम कर चुका है और इस तरह का शक है जांच एजेंसीज को। उनके पास कुछ इनपुट्स भी हैं कि जो मोहम्मद इकबाल है उसको वापस अप्रोच किया गया है पाकिस्तान की एजेंसीज और आतंकवादी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये रियासी के माहौर इलाके का रहने वाला है और सुंजवा के इस इलाके में यही इसका मकान है जहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी, जिसपे पहली निगाह जो जांच एजेंसियां हैं वो बनाई हुई थी। जिस तरह से जम्मू सूबे में पिछले दिनों में हमने एक के बाद एक इनकाउंटर देखे हैं और चाहे वो रियासी और रजौरी के बीच में कई इलाके हों, पहाड़ी इलाके, वहां पे आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। किस तरह से उनको हथियार पहुंचाए जाते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, अब ये जांच एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई हैं और उसी सिलसिले में आज जो है इस मकान जम्मू में आज रेड किया गया है और यहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं, उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो कितने ऐसे ओजीडब्ल्यूज हैं जो वापस रिवाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी तरफ से अब तक आतंकवादियों को दिया गया है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए मोहम्मद इकबाल के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खुद कई बार घर में मशकूक नक्ल हरकत महसूस की, देखी और इस हवाले से उन्होंने मोहम्मद इकबाल से बात भी की। मौजूद है वही पीरबाग का इलाका है जहां स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से आज रेड किया गया है और जिसके मकान में रेड किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल बताया गया है, उसी के पड़ोसी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम इश्तियाक अहमद भट्टी है। मैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रेस का प्रेसिडेंट हूँ और साबका डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हूँ। जहां आज रेड किया गया है ये मोहम्मद इकबाल आपके पड़ोसी हैं, किस तरह का मूवमेंट आपने देखा और किस तरह की गतिविधियां आपने देखी? देखिए जी, मेरा हमारे पड़ोस में रहते हैं, कई माहौर के रहने वाले हैं। यहाँ पर मतलब किराएदार भी आते हैं और भी कोई लड़के सड़के आते रहते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूँ भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कहते हैं जी वो ये किराएदार हैं हमारे। तो मैं तो नजर रखता हूँ पूरा एज ए सीनियर सिटीजन और एज ए सीनियर सिटीजन और एक अच्छे नागरिक के होते हुए मुझे हर आदमी को ये नजर रखनी होती है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है कि आपको नजर रखनी होती है कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है वो हमारे सुरनकोट से एक एरिया कमांडर जो है कोटली मस्जिद में मारा गया और सारी पुलिस डिपार्टमेंट उसको कह रही है वो रजौरी का है, रजौरी का। यार आपको इतना पता होना चाहिए ये आदमी एरिया कमांडर था सुरनकोट का और कोटली में मारा गया, तो आप उसको रजौरी का बता रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जो मोहम्मद इकबाल है आपने उसको बातचीत की कभी उससे? हाँ, मैंने 2-3 बार मैंने पूछा। जब यहाँ पर हमने वो कुर्बानी का गोश्त दिया तो मैंने कहा तेरे लिए गोश्त रखा है कुर्बानी का, यार तो कहाँ होता है? कहते शाम को मैं किसी और में काम करता हूँ तो मैं दिन को आता हूँ सुबह। तो मैंने कहा ये तेरे लिए गोश्त है तो ये ले लेना। वो कहीं इधर तो मैंने वैसे कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैं नजर रखता हूँ। और लेकिन मुख्तलिफ लोग आते जाते रहते हैं इधर गलियों में, कौन है कितने मैं जानता नहीं हूँ। इसके मालिक जो मकान है बेचारा वो एक शरीफ सा आदमी है, कोई किराए पे भी रखे हैं,
लेकिन मैं पड़ोस में मेरे जस्ट दीवार जुड़ी है तो मेरा फर्ज बनता है, इसलिए और लोग जो है सर्दियों में आते हैं। तो मैं यहाँ पहले क्या होता था कि जब मैंने मकान बनाया, यहाँ एक आम का दरख्त था, उसके नीचे 5-10 लड़के आके जमा होके बैठ जाते थे, वो ड्रग शक पता नहीं क्या लेते थे कुछ। तो मैंने एक दिन उनको भगाया, मैंने कहा PCR की गाड़ी मंगाई, उनको मैं कहा ये ले जाओ, इनको वहां रखो। तो मेरी तो पूरी नजर रहती है। इसी तरह कौन लोग रहते थे इसके साथ? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ कि कौन लोग आते हैं, लेकिन काफी सारे लड़के आते जाते हैं। मतलब मोमेंट जो है सस्पिशियस मुझे लगती है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। किराएदार तो एक होते हैं ना भाई, आपका आ रहा है तो ये कोई वो सराज तो है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी नजर रखता। लेकिन अब मेरा बगैर किसी सबूत के बगैर किसी सबूत के ये कहना पुलिस को कि यहाँ जी आप आओ, आप, मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता ये लड़का जो है वो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से इधर ही है इसी मकान। तो जिस तरह से आपने देखा कि 1-2 साल से ये जो लड़का है मोहम्मद इकबाल, ये इसी मकान में रहता था, इनके पड़ोसी हैं। इनका कहना था कि कई सस्पिशियस गतिविधियां इन्होंने भी नोटिस की हैं, कुछ लोगों का आना जाना लोग जो है बना हुआ था यहाँ पे। और हमेशा इन्होंने ये इस बात, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन भी हैं और मौजूस लोगों में आते हैं अपनी कॉलोनी के, तो कई दफा इन्होंने मोहम्मद इकबाल से भी बात की इस बाबत। तो आज जो है SI ने जब रेड किया है तो अब कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी कि कौन लोग जो हैं इससे मिलने आते थे और वो कौन कहां से आते थे और उनका जो एसोसिएशन है वो किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो तफ्तीश के बाद ही मालूम हो पाएगा। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक आज होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा इसमें शामिल हो रहे हैं। लद्दाख के LG BD मिश्रा भी इसमें हिस्सा लेंगे और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। तो दरअसल ये मीटिंग काफी अहम है। 31वीं अपने तौर की अपने नौयत की मीटिंग है, 31वीं मीटिंग है नॉर्थ जोनल काउंसिल की। बैठक आज होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता राजीव शर्मा से। राजीव, मुझे लगता है कि अब तमाम सारे मेहमान भी पहुंच चुके होंगे और मीटिंग का वक्त भी काफी करीब रह गया है, तो क्या गतिविधि चल रही है और इस मीटिंग के एजेंडे के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जहां तक बैठक के एजेंडे की बात है तो अभी तक खुलकर ये बात नहीं हम कह सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि जिस तरीके से अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो पंजाब की और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ये मांग रख सकते हैं कि पंजाब को उनकी जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाए, पंजाब की राजधानी होनी चाहिए और हरियाणा की अलग राजधानी। इस बात को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। इसके अलावा जो SYL जो नदी है उसका मामला है, राजस्थान को जो पानी जाता है, तो कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि खास तौर पर इन्हीं जो राज्यों से और सूबों से जुड़े हुए हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कि तमाम जो मेहमान हैं, तो कल शाम से ही इनका आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। जिस तरीके से उत्तर भारत की हम अगर बात करें तो दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो सभी के मुख्यमंत्री और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके गवर्नर या LG जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। और उनमें से कई जो है, क्योंकि मीटिंग का समय जो है वो 2 बजे के बाद का था, तो सभी के पास समय भी था और कई इनमें से जो गवर्नर हैं या मुख्यमंत्री, अगर हम हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो इस समय दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए। तो समय का जो है वो क्योंकि कल अगर जो शाम को पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम जो LG या मुख्यमंत्री हैं वो कल वाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है भारत पाकिस्तान की सरहद पर, तो वो परेड देखने के लिए भी गए थे। लेकिन मुख्य तौर पर सभी का जो मेन यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो मीटिंग यहाँ पर होनी है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, तो उसमें तमाम राज्यों को लेकर जो बातचीत होगी, जो विचार चर्चा होगी, उस पर नजर बनी हुई है। और 2 बजे के बाद ये बैठक तब शुरू होगी जब गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर पहुंचेंगे। जी एक और इशू था बीच में, जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच में थोड़ा मिला हुआ था, उसमें पानी को लेकर था, नदियों के पानी के बहाव, उस पर लगाने वाले कर, इनको लेकर तो काफी बीच में इसमें जो है सवालात उठ रहे थे। तो
क्या ये माना जाए कि ये तमाम मुद्दे जो हैं न सिर्फ ये कि उस पर चिंतन मंथन होगा बल्कि कोई रोड मैप तैयार होगा कि कैसे ऐसे मुद्दों को स्टेप बाय स्टेप हल किया जाए? दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो अभी हालिया दोनों मानसून की बरसात और फिर वहां से सैलाब और जो भूस्खलन, काफी बड़ी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है और हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग थी कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। क्या इस तरह के मुद्दे भी वहां उठ सकते हैं? जी बिल्कुल, लाजमी तौर पर जो भी राज्य के मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल को जोड़कर देखा जाए तो हिमाचल में जब लगातार बारिश होती है उसका नुकसान जो हिमाचल के साथ साथ पंजाब में भी जी, क्योंकि पहाड़ों से जितना भी पानी जो मैदानी इलाकों में जाता तो पंजाब को उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि पंजाब के पानी की मांग तो जो आसपास के जो सूबे हैं, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली जैसे जो सूबे हैं, वो पानी की मांग तो करते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो वो सिर्फ पंजाब को ही भुगतनी पड़ती है। तब जो पानी का रुख है वो पंजाब की तरफ कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत अहम और बड़ा मुद्दा है, इस पर भी विचार चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बॉर्डर के जो साथ लगते सूबे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार होने वाली तस्करी, घुसपैठ, कई ऐसी चीजें हैं। नार्को टेररिज्म पे मुझे लगता है कि एक अहम मुद्दा होगा। जी बिल्कुल, लाजमी तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और एक वैसा सूबा और वैसा शहर चुना गया है जो कि भारत पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है। तो अमृतसर से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान है और अमृतसर में ये बैठक हो रही है। तो लाजमी तौर पर, क्योंकि ड्रोन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, अमित शाह भी कई बार जी संबोधन में इसका जिक्र कर चुके हैं, तो उसको लेकर किस तरीके का रोड मैप तैयार करना है उस पर लाजमी तौर पर इस बैठक में चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजू जी तमाम जानकारी के लिए। तो सारे मेहमान जो हैं वो पहुंच चुके हैं। खूब बेहतरीन तैयारी पंजाब सरकार ने की है। अमृतसर में ये मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग जो है वो काफी उम्मीदों भरी मीटिंग हो सकती है हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए। और ये देखना होगा कि मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पिछले 9 सालों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है, इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक,
कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है, उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त एच.एस. राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालय। अगली खबर, मंडी से पंडोह के बीच बरसात के दौरान प्रशासन के लिए सिरदर्द बने 4 लेन निर्माण को अब टनलों के माध्यम से बनाने की योजना बनाई जा रही है। NHAI ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और कंसल्टिंग एजेंसी को इसकी संभावनाएं तलाशने के साथ ही DPR बनाने के लिए भी कह दिया गया है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने इसकी पुष्टि की है। यहां पर 4 लेन निर्माण का कार्य कर रही कंपनी KMC को भी रोड कटिंग का कोई नया काम शुरू करने को कहा गया था। 4 मील से लेकर 7 मील तक बहुत बड़े हिस्से में अभी कटिंग का काम किया जाने को है। इसके स्थान पर अब 2 किलोमीटर लंबी टनल की प्रपोजल बनाई जा रही है। बता दें कि बरसात के दिनों में 4 मील से लेकर 7 मील तक का पैच ही प्रशासन के लिए सिरदर्द बना रहा। 6 मील के पास सबसे ज्यादा भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद रहा और इसे बहाल करना प्रशासन के लिए कई बार चुनौतियों से कम न रहा। इसलिए NHAI अब इसके स्थान पर टनल निर्माण की तरफ आगे बढ़ रही है। मंडी से पंडोह के बीच में लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और मेजर जो यहाँ पे क्लाउड बस्ट के इवेंट हुए हैं। तो क्लाउड बस्ट से आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड से मलबा नहीं आया है। जो मलबा ऊपर से काफ़ी स्लश जैसा मटेरियल, जैसे जागर नाला में आया, संभल में आया, 3-4 जगह पे स्लश टाइप का मटेरियल आया था। तो वो तो खैर बियॉन्ड हमारे कंट्रोल था। लेकिन जहाँ पे हमने कटिंग नहीं करी थी, वहाँ पे अभी टनल्स बनाने के लिए हम लोग DPR कंसल्टेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप यहाँ पे भी स्टडी करिए कि यहाँ फिजिबिलिटी क्या है, क्या टनल बन सकती है या फिर यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वीरेंद्र, ये जानना चाहूंगा कि ये क्यों चुनौती बन गया ये पूरा ये जो कार्य है, और अब जो टनल की योजना बनाई जा रही है उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मंडी से पंडोह के बीच के अगर हम 4 लेन के निर्माण कार्य की बात करें तो जो 4 मील से लेकर जो 7 मील तक का एरिया है, वहां पर इस बार बरसात के मौसम में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, इतना ज्यादा भूस्खलन वहां पर हुआ है
कि बार बार हाईवे जो है वो लगातार बंद रहा और कई कई दिनों तक बंद रहा और इस कारण जो है वो पूरा का पूरा यातायात कुल्लू मनाली का जो संपर्क था वो पूरी तरीके से कट गया। बड़े वाहन जो है वो बड़े दिनों तक फंसे रहे और उसके बाद जब फ्लैश फ्लड यहाँ पर आए तो वो बड़े वाहन जो उसकी चपेट में आए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए एक सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है, जो इनकी कंसल्टिंग एजेंसी है NHAI की, उनके माध्यम से एक सर्वे करवाया जा रहा है और यहाँ पर टनल की जो संभावना है उन्हें तलाशने की जो वो कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कि अब पहाड़ों को और ज्यादा ना काटा जाए और टनल के माध्यम से यहाँ से जो वो सड़क बनाई जाए। इस दिशा में जो वो NHAI आगे बढ़ रही है। तो इसलिए एक जो 2 किलोमीटर की यहाँ पर टनल बननी है जो शायद 4 मील से लेकर 7 मील तक बनेगी, क्योंकि अगर 7 मील से लेकर पंडोह तक की बात करें विशाल, तो वहां पर जो है वो 4 लेन बन चुका है और 4 मील से पहले अगर हम मंडी की तरफ को बात करें तो वहां पर भी 4 लेन बन चुका है, वहां पर कटिंग भी हो चुकी है, 4 लेन बन भी चुका है। लेकिन ये जो बीच का पैच बचता है ये पैच बहुत मुश्किल वाला जो है होने वाला है। तो जो NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने हमें बताया है कि टनल जो है वो सिर्फ एक टनल बनेगी। मौजूदा जो हाईवे है, एक तरफ से हाईवे जो है वो 4 लेन के रूप में यूज होगा और एक तरफ से जो वो टनल का जो निर्माण कार्य है वो किया जाएगा। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो कीरतपुर से मनाली तक का जो पूरा का पूरा 4 लेन जो ये बन रहा है, इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी और सबसे खासियत इस प्रोजेक्ट की सुंदरता यही है कि इसमें 28 टनलें बनी हुई है विशाल, जो 28 टनलों के माध्यम से ये पूरा का पूरा 4 लेन प्रोजेक्ट बना है। पहाड़ों को जो है वो कम काटने के मंशा से इसमें टनल निर्माण जो है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो अब दोबारा से यहाँ पर जब इस प्रकार की परिस्थिति जो है उत्पन्न हुई है तो उसके बावजूद अब NHAI यहाँ पर भी एक टनल की जो है वो संभावना तलाशने के प्रयास कर रही है। उसके लिए जो कंसल्टिंग एजेंसी है वो DPR जो है बनाने का काम कर रही है। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर, इस वर्ष से लाहौल घाटी के बाशिंदों और कार्यरत कर्मचारियों को बालन लकड़ी खरीदने के लिए दोगुनी रकम खर्च करनी होगी। विगत के वर्षों में लाहौल घाटी के विभिन्न स्थानों में स्थापित वन विभाग के सेल डिपो के माध्यम से विक्रय होने वाले बालन लकड़ी पर अनुदान मिलता था, लेकिन इस साल से इस अनुदान को खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते घाटी में रहने वाले लोगों के साथ साथ कर्मचारियों को सर्दियों के लिए बालन लकड़ी खरीदने के लिए दोगुनी रकम देकर जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं मुख्यालय केलांग समेत घाटी के दूसरे हिस्से में स्थित सेल डिपो में निर्धारित कोटा अभी तक नहीं पहुंचाया गया, जबकि विगत के वर्षों में जुलाई से सप्लाई शुरू हो जाती थी और सितंबर के आखिरी हफ्ते से लोगों को बेचना शुरू कर दिया जाता था, लेकिन इस साल अभी तक निर्धारित कोटा नहीं पहुंचा। पत्र कर्मचारी महासंघ जिला लाहौल स्पीति का अध्यक्ष रामपाल जो सरकार से ये मांग करता है कि जो पिछले साल बालन लकड़ी की सप्लाई जो है जून जुलाई महीने से सितंबर तक पूरी की जाती थी, तो अब इस बार जो है लकड़ी की सप्लाई अभी तक किसी भी डिपो में नहीं पहुंचाई गई है। तो सरकार से ये मांग करते हैं कि सर्दी आने वाली है, बर्फ गिरने का कोई पता नहीं है कब गिर जाएगी, तो हम ये निवेदन करते हैं सरकार से कि वो हर एक अपने अपने जगह डिपों में लकड़ी पहुंचाया जाए ताकि जो है लोगों को सुविधा मिल पाए। और जो सब्सिडी बालन लकड़ी की सब्सिडी जो खत्म की गई है वो सरकार से फिर निवेदन करती है कि वो सब्सिडी को दोबारा से बहाल किया जाए। और लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयुष्मान भव का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के संचालन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आयुष्मान भव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के गांव-गांव तक बचे हुए पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित करना है, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान कैंप और अंगदान के प्रति लोगों को शामिल करना है। रहेगा हमारे लाहौल स्पीति जिले में, लाहौल और स्पीति दोनों में, और इसमें हमारे जो लोकल्स हैं लाहौल के हो गए, काजा, स्पीति, हर दूर दराज इलाके में लोग को काफी इसमें फायदा होगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो समझ लीजिए घर पे ही पहुंच रहा है लोगों की सुविधा के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऊना से एक बड़ी खबर है, गले की फांस बनी मिड डे मील योजना। शिक्षकों के फांस बनी ये योजना, जी हाँ, शिक्षकों के लिए मिड डे मील योजना गले की फांस की तरह बन गई है। दरअसल मामला यह है कि 4 से 5 माह हो गए हैं और इन्हें योजना का बजट नहीं मिला है। 4-5 महीनों से मिड डे मील योजना के तहत जो बजट आना था वो बजट नहीं आया है। 4 से 5 महीने से बजट नहीं आया है। अध्यापक जो हैं स्कूलों के वो उधार
लेकर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। मिड डे मील योजना के तहत जो खरीदारी करनी होती है मील बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, तो अब अध्यापकों के ऊपर ये मामला चला गया है। अध्यापक अब किसी भी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो उधार ले रहे हैं, किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो उधार लेकर वो जो है वो इस योजना के तहत इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। तो ऊना से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, गले की फांस बन चुकी है मिड डे मील योजना। शिक्षकों की फांस बनती जा रही है योजना, क्योंकि 4-5 महीनों से नहीं मिल पाया है मिड डे मील योजना के तहत जो बजट, सरकारी बजट जो आता है वो नहीं मिल पाया, और नतीजा ये है कि अध्यापक जो है उधार लेकर खरीदारी करने पर मजबूर हैं। ऊना में शिक्षकों के गले की फांस बनती जा रही है मिड डे मील योजना। 4-5 महीने से मिड डे मील का बजट ही नहीं आया है। अध्यापक मजबूर हैं, वो करें तो क्या करें, अब उन्हें मजबूरन उधार भी लेना पड़ रहा है। उधार ले या फिर अपनी जेब से कर रहे हैं सामान की खरीदारी। और इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी देने के लिए अमित शर्मा, हमारे रिपोर्टर। अमित, ये कब से ये मामला प्रकाश में आया और तकरीबन कितने दिन या महीने हो गए कि बजट नहीं आया है? किस तरह से मैनेज हो रहा है? क्या तमाम स्कूलों में जहां मिड डे मील दिया जाता है उन तमाम स्कूलों में इसी तरह से मैनेज किया जा रहा है, उधार लेकर या किसी से कर्जा पैसा लेकर, या फिर कि कुछ स्कूलों में मिड डे मील जो है फिलहाल बंद भी हो गया है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना जिला में मिड डे मील जो योजना है उसका बजट जो है वो नहीं आ रहा है। और मिड डे मील योजना जो है वो एक जो बच्चे हैं उनको स्कूल लेके आने के लिए एक सरकार की अहम योजना है। इसके तहत बच्चों को जो है वो स्कूल में दोपहर का भोजन जो है वो करवाया जा रहा है। और पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने से जो है इसका बजट जो है वो नहीं आ रहा है। इसके कारण इसका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं अध्यापकों की जेब पर पड़ रहा है। जहाँ तो अध्यापक अपनी जेब से खरीदारी करके बच्चों को दोपहर का भोजन करवा रहे हैं, जहाँ फिर बाहर दुकानों से उधारी लेकर जो है वो इस योजना को चलाया जा रहा है। अभी तक इस योजना के कहीं भी किसी स्कूल में बंद होने की सूचना तो नहीं आई है, लेकिन इतना प्रदेश